अस्सलामुअलैकुम। ये सबक नंबर 4 सिया रोशनी का सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में, पहले लेक्चर में, ये सफ़रनामा आधे पार्ट तक पहुंचा था, मतलब परवीन शेर सिर्फ जोहान्सबर्ग तक पहुंची थी। इस पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे जोहान्सबर्ग की सैर किस तरह से उन्होंने की थी और क्या क्या उन्होंने देखा था। ठीक है, अब सबक की तरफ बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ स्टार्ट होगा। वो कैनन के साथ वैन में बैठ जाते हैं और सयाहों का ग्रुप जोहान्सबर्ग की सैर के लिए निकल जाता है। ठीक है, वैन जोहान्सबर्ग की सड़कों पर दौड़ रही थी होटल वंडर्स की तरफ। कैनन हाथ में माइक पकड़कर अगली सीट पर बैठा हुआ था। उसकी आवाज वैन में गूंज रही थी। अब जोहान्सबर्ग पे वैन चल रही थी और होटल वंडर्स जाते हैं वो सब। अब कैनन वो सारे सयाहों का कैप्टन था ना, तो उसका काम था कि जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वो सबके बारे में बताएगा। अब कैसे होता है, अगर टूर के साथ कहीं जाते हैं ना घूमने के लिए, तो वो एक साथ सब बैठे होते हैं और जिस जिस मुकाम से वो बस या वैन गुजरती है, तो वो जो वहाँ के कैप्टन होते हैं जो घुमाने ले जाते हैं टूरिस्ट को, वो हर जगह के बारे में अनाउंसमेंट करते रहते हैं, क्योंकि सयाहों को तो पता नहीं होता है ना। इसीलिए उस तरह कैनन वो रोल अदा कर रहा था वहाँ पर। वो हाथ में माइक लेकर सब चीज़ों के बारे में बता रहा था कि किस जगह कैसी है, क्या है। ठीक है, वो कह रहा था जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका का सबसे पुराना स्कूल है जो 1895 में तामीर हुआ था। अब वो सबसे पहले जोहान्सबर्ग के में साउथ अफ्रीका का सबसे पुराना जो स्कूल है उसके बारे में बताना शुरू करता है। नेल्सन मंडेला के दोनों मकानात यही हैं। मकानात मतलब घर, जो नेल्सन मंडेला है उनके घरों के बारे में बता रहा है वो। वैन में बैठे हुए सयाह कैनन से सवालात कर रहे थे और वो जवाबात दे रहा था। जोहान्सबर्ग में सोने की कान का पता जॉर्ज वॉकर और जॉर्ज ब्रेसन ने लगाया था। अब वो हर सवालात के जवाब दे रहा था, क्योंकि जो लोग थे सयाह उनको तो कुछ पता नहीं था। वो सब कैनन से सवालात कर रहे थे, मतलब वो जो भी चीज़ें बता रहा था उससे रिलेटेड वो उससे क्वेश्चन करते हैं। तो वो बैठ के सयाह को जवाबात दे रहे थे। जोहान्सबर्ग में सोने की कान का जो पता था वो किसने लगाया था? जॉर्ज वॉकर और जॉर्ज ब्रिसन। साउथ अफ्रीका कुदरती वसाइल की वजह से दौलतमंद हो गया, क्योंकि यहाँ सोने और हीरे के ज़खायर। अब साउथ अफ्रीका कैसे अमीर हुआ, कैसे वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर कुदरती वसाइल मतलब जो कुदरत की तरफ से होता है, जिन्हें इंसान नहीं बना सकता, उसे कहते हैं कुदरती वसाइल। तो वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। क्या है? सोने और हीरे। वहाँ पर इसके खाने हैं, सोने की खान और हीरे की खान वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ गोरों की आबादी 10% है, मतलब जो साउथ अफ्रीका होता है उसमें ज़्यादातर काले लोग हैं ना, तो यहाँ पर 10% कौन है? 100 में से गोरे लोग हैं, बाकी के 90% काले लोग हैं। ठीक है, यहाँ मौसम सरमा जुलाई से शुरू हो जाता है। कैनन बोलता जा रहा था, वो पूरे जोहान्सबर्ग के बारे में कंटिन्यूस माइक में बता रहा था कि यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर हीरे के कान है, काने हैं, यहाँ पर गोरों की आबादी 10% है, मौसम सरमा मतलब सर्दी का मौसम जुलाई से होता है, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब बताया जा रहा था। बस जैसे जैसे वैन निकल रही थी वो माइक में सबको इन्फॉर्म कर रहा था कि कैसे क्या होता है। अगला पैराग्राफ। परवीन वैन की खिड़की से बाहर देख रही थी। मकई के खेत के रंगों से सुरूर हासिल कर रही थी। अब वो खिड़की से बाहर देख रही थी और मकई के खेत के रंगों से सुरूर हासिल कर रही थी, मतलब वो एक खुशी हासिल कर रही थी, एक फीलिंग ले रही थी वो बाहर के खेतों को, रंगों को देखकर। और कैनन की आवाज़ से इल्म के मोती चुन रही थी, मतलब वो बाहर से सुरूर ले रही थी, मज़ा ले रही थी, एक कैफियत थी, उसको इंजॉय ले रही थी। सुरूर का मतलब होता है खुशी, उसे इंजॉय कर रही थी।
और कैनन की आवाज के इल्म के मोती चुन रही थी, मतलब उसकी आवाज से इल्म के मोती चुनना मतलब मालूमात हासिल करना। अब वो जैसे जैसे बता रहा था उसे मालूमात भी हासिल कर रही थी और बाहर की चीजों की खुशियां भी हासिल कर रही थी। स्वेटो की सड़कों पर सुबह की नरम धूप अपने सुनहरे परों को फैलाए बैठी थी। अब स्वेटो क्या है, यहाँ पर वहां का एक शहर बताया है इसमें। स्वेटो का फुल फॉर्म साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, ठीक है। वहां की सड़कों पर सुबह की नरम धूप अपने सुनहरे परों को फैलाए बैठी थी। सड़क के किनारे रंग ही रंग थे। छोटे छोटे स्टॉलों में फनकारों के फन चमक रहे थे। सड़क के किनारे बहुत सारे रंग थे, मतलब छोटे छोटे स्टॉल लगे थे फनकारों के। बहुत फनकार मतलब जो बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, कोई भी फन में उनको महारत हासिल है। जैसे कि यहाँ बताया देखो, मुजस्समे और क्राफ्ट, मुसव्वरी और रंगीन पोशाक। फुटपाथ पर भी चादरों पर तरह तरह की अशिया बराए फरोख्त मौजूद थी। अब जैसे कि आप अमृत नगर में देखो कैसे लाइन से सब स्टॉलों पे कुछ ना कुछ बेचते हैं, वैसे ही वहां पर मुसव्वरी कारीगरी थी। हर शख्स कोई फनकार कोई भी फन के महारत में वो अपनी चीजों को स्टॉलों पर बेच रहा था, ठीक है। बहुत सारी अशिया वहां पर मौजूद थी। लोग मोल तोल कर रहे थे। परवीन उस दुकानदार औरत की बेबसी को देख रही थी जिसे अपनी बका के लिए कीमत कम करनी ही थी। अब सब लोग वहां पर उतरते हैं और वो परवीन ना, नहीं यहाँ पर बताया है कि वो सब अशिया लोग मोल तोल कर रहे थे, वही खिड़की में से वहां से दिख रहा है, ठीक है। खिड़की में से मतलब वो विंडो में से सब बताया जा रहा है कि कैसे क्या हो रहा है वहां पर। स्टॉलों पे फनकार बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं और फुटपाथ पर चारों तरफ अशिया है, मोल तोल कर रहे हैं लोग। वैन का ड्राइवर यूपा था। यूपा वैन का ड्राइवर है। उसने वैन स्वेटो के एक मफलूकुल हाल इलाके में रोक दी। अब स्वेटो के एक मफलूकुल हाल मतलब बहुत ज्यादा गरीब इलाके में वो वैन को रोक देता है। सब सैयाह बाहर निकलकर कैनन के पीछे पीछे चल रहे थे। अब कैनन तो कैप्टन था, तो सारे सैयाह बाहर निकलते वैन से जब स्वेटो के मफलूकुल हाल इलाके में वो रोकता है गाड़ी वैन को, और सब सैयाह कैनन के पीछे पीछे चलते। गर्दो गुब्बार में डूबी हुई कच्ची सड़कें, तंग गलियां, बदरंग छोटे छोटे घर, कहीं कहीं घड़ों में पानी जमा हुआ। अब कैसे था वहां का हालात? एकदम गरीबी थी। मफलूकुल हाल मतलब बहुत ज्यादा गरीबी। हर जगह मिट्टी, धूल मिट्टी, कच्ची सड़क, छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे घर जिसमें कोई कलर नहीं है, कच्ची ईंटें, कच्ची मिट्टी के, कहीं कहीं घड़ों में पानी जमा हुआ, मतलब बहुत सारे गड्ढे थे, खड्डे थे जमीन पर, होल बहुत सारे, और उसमें पानी जमा हुआ, मतलब पानी जम जाता है ना कहीं से भी बह के छोटे छोटे गड्ढों में। नंगे पांव बोसीदा कपड़ों में खेलते हुए बच्चे, घर के दरवाजे पर बैठे चाय पीते हुए, गपशप में मसरूफ लोग जिन्हें जिंदगी की दौड़ से कोई मतलब ना था। अब नंगे पांव चलने वाले बोसीदा मतलब पुराने कपड़े पहने हुए बच्चे थे और उन्हें कोई मतलब नहीं था, और वहां पे घरों के दरवाजों पर बैठे हुए गपशप करते हुए मतलब मसरूफ लोग, उनकी जिंदगी में कोई और मकसद नहीं था। वो छोटे घरों के अलग थे, सुबह उठना वही रोज का काम, वो एक दूसरे से गपशप कर रहे थे, उनको जिंदगी की मसरूफियात से कोई मतलब नहीं था। मकानों के सामने तारों की जंग आलूद बाड़ और हर घर पर टीन की छत। मकानों के सामने तारों की जंग आलूद बाड़। अब जंग आलूद बाड़ से मुराद देखो ना, गांव में अक्सर देखो कोई वो रहता है घर, उसके आसपास एकदम तार की जैसे बना हुआ होता है जिसको पार नहीं कर सकते, चुभ जाएगा इंसान को। तारों की बाड़ बनी हुई थी और टीन की छत थी, बहुत गरीबी बताया है। जंग लगी हुई तारों की बाउंड्रीज बनाई हुई थी। ये इलाका जोहान्सबर्ग से 20 मील दूर है। जोहान्सबर्ग से कितने मील दूर था वो? 20 मील। उसे स्वेटो कहते हैं। अभी लोग कहाँ आए थे? स्वेटो में आए थे। वो बहुत गरीब इलाका था। अपार्थाइड के दौरान कालों को इसी जगह भेज दिया था। अब अपार्थाइड मतलब भेदभाव, मतलब
कि ऐसा भेदभाव हुआ काले और गोरों का, ऐसा भेदभाव हुआ नस्ली, लोगों में तफरीक हुई, इतना फर्क हुआ कि उठा उठा के मतलब लोगों को फेंक दिया गया, मतलब तुम हमारे में से नहीं हो। नस्ली भेदभाव मतलब भेदभाव होने लगा लोगों में, रंग से, कलर से, काले गोरे से, और वो लोगों को जो काले थे उनको उठाकर स्वेटों में डाल दिया गया भेदभाव में। मतलब वो जो लोग थे स्वेटों में रहने वाले, वो सब उन नस्ली भेदभाव का शिकार हो गए और उसे वो नाम अपार्थाइड दिया गया है। मतलब अपार्थाइड जब हुआ था, ये फर्क हुआ था कि तुम हम में से नहीं हो, तुम काले हो, लाइक ऐसा, तो उन लोगों को स्वेटर में डाल दिया गया। मतलब जो काले लोगों का जो था वो पूरा उन लोगों को निकाल के अलग कर दिया गया था। समझ में आया सबको? अपार्थाइड मतलब नस्ली भेदभाव। आगे, स्वेटों का माहौल और कच्चे रास्ते और गलियों से उड़ती हुई गर्द के जर्रे कह रहे थे कि किस तरह वो मुल्क दर्द का गहवारा बना था। अब स्वेटों का जो माहौल था वो बहुत दर्दनाक था, लाइक वो लोग बहुत परेशान हाल थे। वहां की जो कच्ची रास्ते और गलियों से उड़ती हुई धूल है वो सब बता रही थी कि वो मुल्क दर्द का गहवारा है। मतलब दर्द का बोलते ना, एकदम जजीरा है, मतलब दर्द ही दर्द है वहां पर। गली की धूल परवीन के कदमों से लिपट रही थी और वो सोच रही थी कि सयाहत सिर्फ जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन नहीं। अब ये बता रही है परवीन, जब वो रास्ते पे चलती है, वो धूल, वो सब जो उनके पैरों में लगता है, वो लोगों की बदहाली, कच्ची सड़कें, बदरंग घर, बच्चे इस हालत में, तो वो सोचती है कि सयाहत सिर्फ जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन नहीं है। मतलब सयाहत, घूमना फिरना सिर्फ एंजॉयमेंट, खुशी नहीं होती है। मतलब अगर घूमना निकला जाए तो वो खुशी, शौक, वो सिर्फ खुशी नहीं होती है, बल्कि खुरदुरी बदसूरती की आगही भी होती है। मतलब सिर्फ घूमना फिरना एक खुशी नहीं होता है, आगही से मुराद वाकिफियत, मतलब वो एक बदसूरत वाकिफियत भी होती है कि किस तरह वो लोग वहां पर घूमने आए थे स्वेटों में, लेकिन उन्हें हकीकत पता चली ना किस तरह ये घूमना फिरना, वो देख के तकलीफ हो रही थी उन्हें कि किस तरह ये बदसूरती से वाकिफ हो रही है। कि अगर सयाहत पे निकलना मतलब जिंदगी की खुशियों को देखना, सयाहत ज़ौक़ की तस्कीन से मुराद जमालियात मतलब खूबसूरत, जिंदगी की खूबसूरती को देखना, सफ़र पे जाना तो ज़िंदगी की खूबसूरती, इंजॉयमेंट, अपने शौक़ को पूरा करना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सयाहत का मतलब एक और होता है कि बदसूरती से वाकिफ़ होना, कि किस तरह से ज़िंदगी में बदसूरती भी है, जो लोग परेशान हैं। समझ में आया? यहाँ पर बताया गया है कि सयाहत सिर्फ जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन नहीं है। सयाहत सिर्फ खूबसूरती को जाकर देखना और इंजॉयमेंट करना नहीं होता है। सयाहत का मतलब ये भी होता है कि ज़िंदगी की बदसूरती से वाकिफ़ हो, किस तरह से परेशान हाल लोग भी रहते हैं। समझ में आया? अगला, सयाहों ने स्वेटों में एक गरीब खानदान की खस्ता हाल 2 कमरों के मकान को भी देखा, जिसके दरो दीवार बदहाल थे, जिनका रंग उड़ा हुआ था। अब सयाहों ने स्वेटों के गरीब खानदान की खस्ता 2 कमरों को देखा, मकान को देखा, जिसके दरो दीवार बदहाल थे, मतलब बिल्कुल खराब हाल में थे। अब वो इलाका स्वेटों में सब जो सयाह आते थे और देखते थे वहां की हालत, ठीक है, तो वो देखते हैं कि उसका रंग उड़ा हुआ था, कमजोर सुतूनों पर टीन की छत टिकी हुई थी। अब सुतून मतलब पिलर से घर बनता है ना, वो कमजोर थे और छत उस पर टिकी हुई थी। एक बाथरूम सहन में था, जिसे हमसाए भी इस्तेमाल करते थे। एक ही बाथरूम, सहन मतलब बाहर था, जिसे हमसाए पड़ोसी भी यूज करते थे, मतलब एक ही बाथरूम था उनके पास। 2 कमरों के इस घर में 9 अफराद रहे थे। 9 अफराद रह रहे थे। अब 2 कमरों के इस घर में, मतलब वो 2 कमरों का घर था, उसमें 9 अफराद रह रहे थे। मतलब कितना कंजस्टन हो गए लोग
रहते होंगे, जस्ट इमेजिन, है ना। अभी हमारा हाल कैसा है, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बेडरूम हॉल किचन के घर में रहते हैं, वो भी 4 लोग या 2 लोग, मुश्किल से 5-6 लोग रहते होंगे, नॉर्मल ऐसा होता है ना हमारे साथ। लेकिन वहां कैसा था, 2 कमरों में 9 अफराद रह रहे थे, और ऊपर से उनके पास सिर्फ एक ही बाथरूम था जिसे पड़ोसी भी यूज करते थे। एक छोटे कमरे में बिस्तर और मेज के दरमियान चलने की जगह भी नहीं थी। छोटे से कमरे में बिस्तर था और मेज के दरमियान चलने तक की जगह नहीं थी। छोटी सी खिड़की से रोशनी भी सहमी हुई अंदर से आ रही थी, मतलब छोटी सी खिड़की थी और उसमें से रोशनी भी सहमी हुई आना, मतलब एकदम कम सी रोशनी आ रही थी। देखो कितना गरीबी है यहाँ पर। इसीलिए हमारे पास जो कुछ भी है ना, उसमें खुशी से अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि हमें अल्लाह ने इतने अच्छे से रखा है। कभी भी ना इंसान को अपनी जिंदगी से ऊपर वालों को नहीं, नीचे वालों को देखना चाहिए। होता है ना कभी, अभी बच्चों को देख लो कैसे डिमांड करते हैं, हमें ये चाहिए, अपने पेरेंट्स से वो चाहिए, ये चाहिए, भले उनके पास इस्तेताअत हो या ना हो, लेकिन कभी ऐसा भी सोचना चाहिए, हमें जब हमारे पास जो भी है हम तो उसे जिंदगी उससे जिंदगी आराम से जी रहे हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जो जिंदगी का मजा नहीं ले पा रहे। मतलब हमारे से नीचे वालों को देखो, हमारे से ऊपर वालों को कभी नहीं देखना चाहिए, अल्लाह ताला को भी बुरा लगता है। समझ में आया? इसीलिए जैसा भी हो, जो भी हो, उसमें खुश रहना सीख लो। आगे, एक कमरा ज़ईफ बाग का था, नीम रोशन छोटा सा पुराना बिस्तर और छोटी सी रंग उड़ी हुई मेज। कमरा ज़ईफ बाग का बताया है इसमें। नीम रोशन, नीम मतलब कम, हल्का रोशन, रोशनी नहीं थी। पुराना सा बिस्तर था छोटा सा, और छोटी सी रंग उड़ी हुई मेज, मतलब कोई रंग ही नहीं था वहां पे, मतलब कहीं रंग ही नहीं था, हर जगह रंग ही उड़ा हुआ था। स्टार्टिंग से रंग उड़े हुए घर, रंग उड़े हुए दरवाजे और रंग उड़े हुए मेज, मतलब सब जगह पुरानी थी। उस कमरे के एक कोने में बोसीदा कुर्सी पर एक 9 उम्र लड़की बैठी हुई कोई रिसाला पढ़ रही थी। अब उस कमरे में कोने में बोसीदा कुर्सी पर एक 9 उम्र लड़की, 9 उम्र की लड़की, बोसीदा मतलब पुरानी मेज, पुरानी कुर्सी पर कोने में एक 9 उम्र की लड़की कोई रिसाला, रिसाले से मुराद मैगजीन, कोई भी किताब पढ़ रही थी। उस लड़की के चेहरों पर, देखो रिसाले में होता है कि हम ज्यादातर पिक्चर्स देखें, मैगजीन में होता है पढ़ना कम पड़ता है, पिक्चर्स को देख के ज्यादा हम पढ़ते हैं, इसे कहते हैं रिसाला या मैगजीन। अब आप किताब किसको बोलोगे? जिसमें आपको पिक्चर्स कम मिलेगी और पढ़ना ज्यादा पड़ेगा। और मैगजीन में कुछ यूं होता है कि उसमें पढ़ना कम पड़ता है, पिक्चर्स ज्यादा रहती है। ठीक है, इस लड़की के चेहरे पर परवीन ने बेजारी के आसार देख लिए थे। अब बेजारी मतलब परेशान हो गई थी वो शायद अपनी जिंदगी से। वो परवीन उसके चेहरे पर ये देखती है कि वो अपनी जिंदगी से किस तरह परेशान है। उसकी आंखों में उसने खुददारी की परछाइयां भी देख ली थी। उसकी आंखों में उसने खुददारी की परछाइयां, मतलब वो लड़की के पास जो भी है, जैसा भी है, वो उसमें बिल्कुल खुश है। उसे कुछ गम नहीं है कि उसके पास नहीं है। खुददारी मतलब हमारे पास जैसा भी है हम अपनी अना का ख्याल रखेंगे, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, जितना भी है हम उसमें खुश रहेंगे। लड़की के 9 उम्र खून में गमो गुस्से की लहरें नजर आ रही थी। अब लड़की के 9 उम्र के खून में, मतलब छोटी बच्ची के खून में गुस्से की लहर नजर आ रही थी परवीन को। परवीन का दिल उस बेजार लड़की से बहुत सारी बातें करना चाहता था। अब वो चाहती थी कि वो उस लड़की से बहुत सारी बातें करे, उसका दिल हल्का करे। पहले भी मैंने बताया ना, शेयरिंग करने से दिल हल्का होता है। वो लड़की के करीब चली गई, सवाल किया, क्या तुम यहीं रहती हो? उसने बहुत रूखा सा जवाब दिया, यकीनन। शायद उस नौजवान लड़की को जो सिर्फ 16 साल की थी, अपने वजूद, अपने खानदान और अपने घर को नुमाइश का सामान बनाए जाने का शिद्दत से एहसास था। अब वो लड़की के करीब जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहीं रहती हो? तो वो बहुत रूखा सा जवाब देती है कि मतलब देख तो रहे हैं मैं यहीं रहती हूँ, तो फिर क्यों पूछे? वो बोल देती है यकीनन।
तो उन्हें महसूस होता है कि शायद जो लड़की सिर्फ 16 साल की है वो लड़की 16 साल की थी। नौ उम्र से मुराद कम उम्र, छोटी, नाबालिग, ठीक है। तो वो पूछती है उससे कि वो शायद अपने वजूद और अपने, वो जब उसे जवाब देती है रूखा सा यकीनन, तो वो समझ जाती है शायद वो नहीं चाहती कि सारे लोग आके उसके घर को, उसके वजूद को, उसके ख़ानदान को एक नुमाइश का सामान समझ रहे हैं ना। उसे एहसास हो रहा था कि सब आके हमारी गरीबी को देखते हैं, उस पर तंज करते हैं, मतलब एक दुख दिखाते हैं, तो गलत है ना। ऐसा फील होगा सामने वाले को कि अगर आपके पास कोई आए और आप दुख का इजहार करे तो थोड़ा बैड भी फील होता है कि क्यों ये हमारी गरीबी को उसको देख के ऐसा दुख का इजहार करे। तो वो लड़की को ऐसा फील होने लगा कि ये सारे लोग हमारे खानदान, हमारे घर को नुमाइश का सामान बना रहे। नुमाइश मतलब ऐसी जो जिसे सिर्फ देखने के लिए, नुमाइश मतलब दिखावटी। उसके एहसासात को तकलीफ हो रही थी। सयाहों के लिए उनकी खस्ता हाली, उनकी बेबसी एक तफरी बन गई थी। सयाहों के लिए उनकी जो बेबसी थी, उनकी गरीबी थी, एक तफरी बन गई थी। मतलब सब मजा लेने आते थे, देखने आते थे कि किस तरह से लोग ऐसे जी रहे हैं। दस्तूर ये था कि सयाह हमेशा उस घर की गुर्बत का नज़ारा करके उन्हें कुछ उजरत दे देते, जिससे घर की अफराद को खाना नसीब होता था। उजरत मतलब कुछ रकम, कुछ पैसे रख देना हाथ में। तो क्या था वहाँ का दस्तूर, मतलब ये बन गया था कि सयाह आते थे, उनका नज़ारा करते थे और उसके बाद कुछ ना कुछ उन्हें पैसे दे देते थे, जिससे उन अफरादों को खाना मिल जाता था। अगला पैराग्राफ। तमाम सयाह बेनियाजी से उस घर के रहने वालों की कठिन जिंदगी को तफरी नज़रों से देखकर बाहर निकल गए थे, कुछ पैसे देकर, जो एक रस्म थी। मगर जिंदगी के ये तसादात परवीन के लिए मुअम्मा थे। अब सारे सयाह बेनियाजी मतलब कोई परवाह नहीं है, बेनियाजी मतलब कोई परवाह नहीं, बेनियाजी से उनके घरों की कठिन जिंदगी को देखकर तफरी की नज़रों से, मतलब तफरी मतलब घूमने फिरने की नज़रों से देखते हैं और बाहर निकल जाते पैसे थमाकर। एक रस्म थी वहां पर, आओ नज़ारा करो, तफरी करो और पैसे देके चले जाओ। लेकिन वो जब परवीन ये सब देख के जिंदगी के तसादात, जिंदगी की ये जो पहेलियां, ये जो जिंदगी की रस्में थी, ये जिंदगी के तसादात मतलब जिद की जमा, मतलब ये जिंदगी की जो जिद थी वो परवीन के लिए मुअम्मा मतलब पहेली बन गई थी कि किस तरह से होता है, लोग आते हैं जाते हैं पैसे देते हैं। सब सयाह उस घर से यूं बाहर निकल आए जैसे कोई दिलचस्प फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकले हो। अब सब सयाह ऐसे बाहर निकल आए जैसे कोई दिलचस्प सी फिल्म देख रहे हो, फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकले। सिनेमा हॉल से मुराद थिएटर, मतलब वो ऐसे बाहर निकल रहे थे जैसे सब थिएटर से बाहर निकल रहे। नंगे पांव और फटे पुराने कपड़ों में मासूम बच्चे भी सयाहों के पीछे पीछे चल रहे थे। अब छोटे छोटे बच्चों को क्या पता कि वो लोग क्यों आए थे, क्यों आते हैं। वो तो फटे पुराने कपड़ों में नंगे पांव बच्चे सयाहों के पीछे पीछे चल रहे थे। शायद उनके लिए ये लोग अजूबा थे। अब वो लोग अजूबा है ना, अब सयाह काले काले नहीं होते थे, वो तो डिफरेंट कंट्रीज से आते थे, तो वो नॉर्मल इंसान होते थे, लेकिन ये लोग काले होते थे ना, तो ये बच्चों के लिए वो लोग अजूबा थे। एक बच्चा तकरीबन 7 साल का फराज के करीब आ गया और उसने बिला झिझक फिराज से बातें शुरू कर दी। अब एक 7 साल का बच्चा, फराज यहाँ मुराद परवीन जी का बेटा है, तो वो फराज के करीब आ जाता है बच्चा, उसकी उम्र का रहता है और उसे बिला झिझक मतलब कोई बिला झिझक उससे बातें करने लगता है, क्योंकि बच्चे की उम्र का है ना। अब बच्चे की उम्र का है तो उसे क्या लिहाज होगा, वो उससे नॉर्मल बातें करने लगता है। वो फराज के पेशे के बारे में पूछता है। कुछ जहन के पुख्ता सवाल ने परवीन को हैरान कर दिया। कच्चे जहन के पुख्ता सवाल ने परवीन को हैरान कर दिया। अब वो बच्चे का छोटा सा दिमाग, कच्चा मतलब बहुत जिंदगी को नहीं देखा था अभी तक, कच्चा था उसका दिमाग, और उसने इतना मजबूत सवाल कर दिया कि डायरेक्ट कि फराज से पूछता है कि आपका पेशा क्या है, मतलब आप क्या काम करते। तो ये सुनकर परवीन एकदम हैरान हो जाती है कि इतना पुख्ता सवाल इस छोटे से बच्चे ने कैसे कर लिया। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं वकील बनना चाहता हूँ। परवीन इस मासूम के ख्वाब के मुतालिक सुनकर हैरत ज़दा थी, कुछ उदास भी, एकदम हैरत हो जाती है किस तरह वो ऐसी बातें कर रहा है।
और उदास भी हो जाती है। अब तकरीबन 20 बच्चों का झुंड सयाहों के साथ साथ चल रहा था। अब सयाहों के साथ साथ तकरीबन कितने बच्चे चलते हैं? 20 बच्चे चलते हैं। कैनन से इजाजत लेकर परवीन ने उन बच्चों के लिए चॉकलेट और खिलौने खरीदे। अब वो कैनन से इजाजत लेकर परवीन उन बच्चों को क्या देती है? चॉकलेट और खिलौने। उन्हें एक दिली लगाव हो जाता है उनसे। वो बारी बारी उनमें ये सौगात बांट रही थी। सबको बारी बारी वो कपड़े, खिलौने सब देती है। कपड़े नहीं है यहाँ पे, चॉकलेट और खिलौने। फराज ने उन बच्चों से बातें शुरू की और तो एक झुंड चला आया उसके इर्द गिर्द। वो बच्चों से बातें करता है, सब उसके अतराफ में इर्द गिर्द हो जाते हैं जैसे वो उनका पुराना दोस्त हो। वो बच्चे फराज से यूं बातें करते हैं जैसे वो उनका पुराना दोस्त हो जो उनसे मिलने आया हो। कितनी हैरानी की बात है ना। वो सारे बच्चे मासूम से, उन्हें क्या पता जिंदगी उनके साथ क्या कर रही है। वो बच्चे उससे बातें करने लगते हैं। परवीन की आंखें फराज की नरमी, रहमदिली और इंसानियत देखकर नम हो गई। अब परवीन की आंखें क्यों नम हो जाती है? क्योंकि वो देखती है कि उनका बेटा किस तरह से उन बच्चों से प्यार से, रहमदिली से पेश आ रहा था। एक इंसानियत है ना, किसी के साथ अच्छे से पेश आना भी एक इंसानियत है और आना भी चाहिए। फराज भी बच्चों को खिलौने और बिस्किट खरीद कर दे रहा था। फराज भी बच्चों को बिस्किट और खिलौने देने लगा। वो उनका हीरो बन गया था। वारिस अपने बेटे को फख्र के साथ देख रहे थे। परवीन के लबों पर मुस्कुराहट थी और उसकी पलकें भीगी हुई थी। अब वो उन बच्चों का हीरो बन गया था ना। अगर आपके ग्रोह में कोई आपके लिए अच्छा करे तो वो आपका हीरो बन जाना, मतलब आपके लिए एक मिसाल बन जाना। वारिस जो परवीन के हस्बैंड थे वो उसे देखकर फख्र महसूस करते हैं और परवीन के लबों पे मुस्कुराहट होती है और उनकी पलकें भीगी हो जाती है, मतलब वो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। यही तक था सफरनामा। समझ में आया सबको? एंजॉयमेंट किए सबने? सफर का मजा उठाए? स्वेटों में क्या क्या किए? आप लोगों को ये सफरनामे को अच्छे से वापस से पढ़ना है एक बार। अभी तो मैंने समझाया है तो शायद सफर का मजा नहीं आया होगा। एक बार पढ़ो और सफर को एंजॉय करो, ठीक है? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। देखो, सबक सिया रोशनी का मुताला करके शजरी खाका मुकम्मल करना है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या बोला है? मुसन्निफा। मुसन्निफा कौन है? परवीन शेर, ठीक है? अब उनके शौहर वारिस और उनका बेटा फराज, ठीक है? और सिनफ अदब, कौन सी सिनफ अदब है ये? सफरनामा। कौन से मुल्क का? साउथ अफ्रीका। और शहर कौन सा? स्वेटर, ठीक है? अब नीचे दिए हुए वाकयात को सही तरतीब में लिखिए। अब ये वाकयात है, सबक से सफरनामे से पढ़ के आपको इसको तरतीब में देना है। नंबर 1 पहले आया है या नंबर 2 या नंबर 3 या नंबर 4 या नंबर 5, ये पांचों को, और छठा भी है यहाँ पर, ये 6 को पढ़ो और तरतीबवार लिखो कि सबसे पहला क्या पेश आया, फिर दूसरा, फिर ऐसे सो ऑन 6 तक, ठीक है? अब खत कशीदा अल्फाज की जगह सबक में आए हुए लफ्ज इस्तेमाल करके जुमले दोबारा लिखिए। अब सबक में क्या अल्फाज यूज हुए हैं, इनकी जगह वो आपको लिखना है। देखो मैं पहला पढ़ती हूँ। दिल की अजीब हालत थी जिसका कोई नाम न था। अब दिल की हालत की जगह क्या यूज हुआ है? हालत की जगह कैफियत यूज हुआ है। समझ में आया? परवीन के ख्यालात समंदर में डुबकियां लगा रहे थे। परवीन के हालात समंदर में गोते लगा रहे थे। अगला, एक दुबला पतला सा आदमी एक झंडी लहराता नजर आया। एक दुबला पतला की जगह क्या यूज हुआ है? एक मुनहनी, ठीक है? न्यूयॉर्क या शिकागो में काले लोगों का खौफ दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, दिलो दिमाग पर मुसल्लत था। एक बाथरूम आंगन में था, एक बाथरूम सहन में था। समझ में आया? ये खत कशीदा अल्फाज को चेंज करना था सबक के मुतालिक। देखो अगला, देखो जुनूबी अफ्रीका से मुतालिक मुसन्निफा के ख्यालात का रवा खाका चौकोनों में सिर्फ एक लफ्ज लिखकर मुकम्मल कीजिए। अब एक लफ्ज लिख के खाके को मुकम्मल करना है। देखो क्या था? आज
जमीन के इस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी जिसे डैश देखा था, जिसे तस्वीरों में देखा था। डैश पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी उन्होंने? सच्ची कहानियां पढ़ी थी। डैश था, इबरतनाक, डैश माजी था, इबरतनाक माजी था। डैश सिसक रही थी, इंसानियत सिसक रही थी। डैश मुस्कुरा रही थी, बरबरैयत मुस्कुरा रही थी। ठीक है, अब नीचे आही जमा करना है, वो आप लोग खुद करो। अब क्या है, तैयारे के उड़ान भरने और फिजा से ज़मीन के मंजर को अपने अल्फाज में लिखिए। अब अपने अल्फाज में आपको लिखना है, वो आपको खुद लिखना है। आगे ये सारी सरगर्मी आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, चले आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सबक गज़ल या नज़म किसी एक पर गौर करेंगे। ठीक है, ख्याल रखो सब अपना, सबक को ध्यान से पढ़कर सारे सवालों जो आपको करो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे होम।